चलो देखो करते हैं आगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है। ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है ये आपने लास्ट क्लास में लिखा था। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड, नहीं अभी एक एक डेफिनेशन और रह गई। लिखिए एक डेफिनेशन और रह गई, अभी हाइपर कंजुगेशन रह गया। आई थिंक तीन डेफिनेशन की थी, चारों नहीं हुई थी। देखो कौन कौन सी डेफिनेशन हो गई थी। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया था, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया था, एक और रह गया कौन सा, हाइपर कंजुगेशन। लिखो। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन डेफिनेशन लिखो। इट इन्वॉल्व्स या इट रिफर्स टू, ऐसे लिख लो, इट रिफर्स टू delocalization of delocalization of sigma electrons of CH bond, sigma electron of CH bond of an alkyl group, of an alkyl group connected to connected to an unsaturated carbon, unsaturated carbon अनसैचुरेटेड कार्बन और और कार्बोकैटायन, अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब आप जानते हैं, पाई बॉन्डेड कार्बन। और कार्बोकैटायन का क्या मतलब है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन तीन जगह मिलते हैं। नंबर वन, एल्कीन में। नंबर टू, कार्बोकैटायंस में। नंबर थ्री, फ्री रेडिकल्स में। तीन जगह मिलते हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, स्कूल एग्जाम में भी हैं, कंपटीशंस में भी आते हैं। तो सबसे पहले लिखो, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में कैसे लिखना है,
जैसे आपके पास है ये प्रोपीन। प्रोपीन, सबसे पहले तो ये देखो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन सा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। इसका नाम है एल्फा कार्बन। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स बताओ, तो आंसर क्या होगा? 3। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स 3। ठीक है। इसमें बता सकते हो कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 9। जिनको समझ में नहीं आया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। ये है C डबल बॉन्ड CH CH3। एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, इससे कनेक्टेड कार्बन का नाम क्या है? एल्फा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरा अल्फा कार्बन ये है, तीसरा अल्फा कार्बन ये है। टोटल 3 अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी हो गई? 9। ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड कार्बन की हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? एल्फा कार्बन। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नेक्स्ट बताओ, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 1 ब्यूटीन में? आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है। ऑप्शंस: 2, 3, 5, 6। कितने कह रहे हैं ऑप्शन ए? साकेत एंड पार्थ। बी, सी, डी। रोनित, आपने कुछ नहीं बोला। सुन ही नहीं पा रहा हूँ। B C D सेम साउंड कर रहे हो। 3 बनेंगे। देख लो, एक बार फिर से देख लो। सेम चीज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। सेम चीज तीसरी क्या चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, ये कहूँ। ये C डबल बॉन्ड C सिस्टम है। C डबल बॉन्ड C सिस्टम, इससे कनेक्टेड कार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्फा। उससे नेक्स्ट कार्बन का नाम क्या होगा? बीटा। उससे नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? गामा। मैंने पूछा कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? आंसर है 2। इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, प्रोवाइडेड आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो तो। मैं रिपीट कर दूं, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन का नाम है एल्फा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसे एल्फा कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपने लिखा है ना डेफिनीशन में, डेफिनीशन में जो आपने लिखा है
यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके, तो ये जो सी एच लिखा है ना, ये एल्फा सी एच है। आगे क्या लिखा पढ़ो। एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, इससे कनेक्टेड, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एल्फा कार्बन। तो ये जो लिखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एल्फा सी एच के, मतलब केवल एल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। कौन से हाइड्रोजन्स, एल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी ओपन कर लें और देखें पेज नंबर 278, पेज नंबर 278। ये आपको स्कूल एग्जाम में भी लिखने को आएगा, फाइनल एग्जाम में। हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन, पहला एग्जाम्पल, हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन। ये बिल्कुल लैब पहले कॉलम में बने हुए हैं। प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर है। ये पहले तो ये स्ट्रक्चर ढूंढो, मिल गया सबको, इसको ऐसे बना लो। केवल कौन से सी एच दिखाने हैं, अल्फा सी एच। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देना, कैसे बनाने हैं, बहुत आसान है लिखना। एक एक करके देखो इधर। आपको केवल जो अल्फा सी एच है ना, इनको ब्रेक करना है, इनको डीलोकलाइज कराना है। तो ये जो सी एच बॉन्ड पेयर है, इसको पाई बॉन्ड में बदलना, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर में बदलना, ऐसे एरो लगाने। तो एच पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना, और जो ये कार्बन है आखिरी में, इस पे निगेटिव चार्ज। तो कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराना है, बाय डेफिनेशन कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, एल्फा सी एच बॉन्ड के, ध्यान रखना, एल्फा सी एच बॉन्ड। ठीक है, एल्फा सी एच बॉन्ड। अब अगला बनाने के लिए क्या करें, देखो इधर, हमें एक एक करके इन तीनों एच को एच प्लस लिखना है। एक एक करके इन तीनों अल्फा एच को क्या लिखना है, एच प्लस, बस यही होता है और कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर गए, बाकी आगे कोई चेंज नहीं करना, वो वैसे ही दिखेगा सेम। एक एक करके तीनों अल्फा सी एच को डीलोकलाइज करा देना है, और वो एच पे पॉजिटिव चार्ज से आप दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वहां से डीलोकलाइज हो गए। बाकी सेम ही रहता है, सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट, लेकिन यहाँ गलत हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आ गया ना, तो पाई बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा। पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, ये काम नहीं कर रहा। ये पाई बॉन्ड का यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना, ये जैसे। ये ऐसे रहेगा। हम्म, हाँ लोन पेयर होगा इस पे।
तो ये है हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स, तो आंसर होगा 4। कितने स्ट्रक्चर बने टोटल? 1 2 3 4 बने। अगर ये पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स इन्वॉल्विंग अल्फा सी एच, इन्वॉल्विंग अल्फा सी एच, तब आपका आंसर होगा 3। ये पहला काउंट नहीं करना जिसमें सी एच बॉन्ड बने हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे बस। ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन के दो कंसीक्वेंसेस हैं। इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आने वाली प्रॉब्लम है, ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1 कंसीक्वेंसेस में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। ठीक है। और दूसरा, द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ ईथीन में ए पिकोमीटर है और प्रोपीन में सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ बी पिकोमीटर है, कंपेयर ए एंड बी, तो आंसर क्या होगा आपका? बी ग्रेटर देन ए। कंपटीशन में यही प्रॉब्लम आनी है, सीधे एप्लीकेशंस। ठीक है। मान लो ये है आपकी एल्कीन 1 और ये है 2। अगर मैं आपसे कहूं स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो स्टेबिलिटी भी सेकंड की ज्यादा होगी किससे? फर्स्ट से। इथीन में अल्फा हाइड्रोजन्स 0 हैं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है। अब सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप बताओ मुझे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल है?
वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये हो गया फर्स्ट या सेकंड मॉलिक्यूल। तो आंसर है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? टू ब्यूटीन की। टू ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है? 6। वन ब्यूटीन में कितनी है? इतने भी काउंटिंग में गले से आवाज नहीं निकल रही। मैथ में तो घिग्गी बन जाती होगी जब यहाँ काउंटिंग ही नहीं आ रही आपको। तो वहां तो आपको फंक्शन सॉल्व करने होते होंगे, और बुरा हाल होता होगा जब मात्र काउंटिंग में आपको आवाज नहीं निकल रही। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, ये आई हुई प्रॉब्लम है जेई की, ध्यान दें। ये तीन एल्कीन है, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। आर्यन बताएगा, खड़े हो जाओ आर्यन। द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट। आर्यन मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट। मंथन। मोस्ट हो गया फर्स्ट, लीस्ट कौन? लीस्ट हो गया सेकंड। बैठ जाओ। जुबनप्रीत बताना चाहता है। कौन सा? और सेकंड सबसे कम। सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। देखो बिल्कुल सही आंसर है, क्लैपिंग करो मंथन के लिए। सारे करो। बैठ जाओ। अब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट तो कुछ बोलते ही नहीं है। आंसर है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। सामान्य बुद्धि की प्रॉब्लम है, देखो ओरल है और हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। ये डबल बॉन्ड हो गया, एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन। देयर आर 3 + 2 + 2, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा S7 पहले में। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक अल्फा कार्बन, ये एक ये। अल्फा H इसमें 3 है केवल, इस पे 2 है और इस पे 1 है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक अल्फा ये एक अल्फा ये। अल्फा H कितने हैं? 4। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। पहली क्लास में आपको इसलिए तो स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, और मैंने अभी आपसे कहा था कि जिसको पिछला आता है ना ऑर्गेनिक में, वो इजीली सारे आंसर करता जाएगा। क्लियर है सभी को? कंपेयर कर लोगे स्टेबिलिटी एल्कीन की। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाएं,
अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए। अब स्पेशल केस है, ध्यान देना। अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6 है और इसमें 6 है। अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल हो गई तो ब्रांच्ड एल्कीन मोर स्टेबल होती है अनब्रांच्ड से। फिर मैं यहां बता दूं, कंडीशन है, पहले तो क्या काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन्स। अब बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख लेंगे पर ये नहीं लिखेंगे कि ये करना कब है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन्स इक्वल हो जाएं देन थिंक अबाउट द ब्रांच। ब्रांच्ड एल्कीन मोर स्टेबल होती है किससे, अनब्रांच्ड से। इफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अभी हाइपर कंजुगेशन आपके बोर्ड एग्जाम में है, लेकिन कंपटीशंस में हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन लिखने को तो आएगी नहीं, उसके एप्लीकेशंस आएंगे। क्या आएंगे एप्लीकेशन, जैसे अभी मैंने स्टेबिलिटी पूछ ली, एक और प्रॉब्लम लिखो। राइट IUPAC नेम ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। अब आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया, क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके तो कई एल्कीन बन सकती है, पहले तो बनाओ कितनी एल्कीन बन सकती है, बनाओ, और फिर ढूंढो उनमें मोस्ट स्टेबल कौन। तो आइसोमर्स बनाने का तरीका बताया था मैंने आपको। अगर आपने रियली लिख लिख के घर जाके वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपको ओरल लगेगा। आइसोमर्स बनाने का तरीका था, सबसे पहले 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में ले लो, तो एक बन जाएगा 1 पेंटीन और एक क्या बन जाएगा, 2 पेंटीन। इसके अलावा कोई और बन सकता है 5 कार्बन की चेन में? ठीक है, दो ही बन सकते हैं। और अब 4 कार्बन की चेन ले लो, एक ब्रांच में कर दिया, 5 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन की चेन ले ली, एक ब्रांच में कर दिया। और डबल बॉन्ड की लोकेशन देखो, यहां डबल बॉन्ड ला सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकते हैं, और ये दोनों लाइक पोजीशन है तो कहीं एक जगह ले आओ, यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, 3 कार्बन की चेन संभव है नहीं, क्योंकि 2 कार्बन ब्रांच में कहाँ ले जाएंगे और डबल बॉन्ड फिर कहाँ बनाएंगे। मान लो 2 कार्बन ब्रांच में लेने हैं, आपने बीच वाले पे ले लिए, फिर डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड तो पहले से ही हो गए। तो 3 कार्बन के चेन पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड के साथ। ये पॉसिबल आइसोमर मैंने बना दिए। पहले तो आपको ऐसे पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं एल्कीन। अब ढूंढो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन, जल्दी ढूंढो, बताओ आप फटाफट।
अब ये पिछली प्रॉब्लम बन गई। 1 2 3 4 5, ये 5 एल्कीन है। फाइंड मोस्ट स्टेबल आइसोमेरिक एल्कीन। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता, मंद मंद मुस्कुराता रहता है। तो पहले में अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है, जल्दी बोलो। 2। दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन 5। तीसरे में अल्फा हाइड्रोजन 1। फोर्थ में अल्फा हाइड्रोजन 9। फिफ्थ में अल्फा हाइड्रोजन 5। मोस्ट स्टेबल हो गया फोर्थ। काउंट कर लोगे अल्फा हाइड्रोजन्स। मोस्ट स्टेबल हो गया फोर्थ। ठीक है। फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये है फोर्थ। आईयूपीएसी नेम ये है, 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इट इज 2 मिथाइल ब्यूटूइन। 2 मिथाइल ब्यूटूइन। आ गया समझ में? एक और प्रॉब्लम दूं? लिखो। आपके पास ये है C6H10। C6H10। ठीक है। इसमें 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर्ड रिंग है। ये आपको दे दिया। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्कीन। साइक्लोब्यूटीन, बेटर टू से। 4 मेंबर्ड रिंग दे ही दी, तो कौन सी ब्यूटीन होगी? साइक्लोब्यूटीन। तो सबसे पहले इसके पॉसिबल आइसोमर बना लो। ये है साइक्लोब्यूटीन। अब 2 कार्बन और बचे। 2 कार्बन को ब्रांच में ले लो। यहाँ पे ब्रांच में ले लो। अलग अलग कार्बन पे ले सकते हो, सेम कार्बन पे ले सकते हो। 2 कार्बन को ब्रांच में ले लो। ये इतने सारे स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। और भी पॉसिबल है, बना सकते हो, लेकिन ये साइक्लो एल्कीन यही बनेगी। बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लो एल्कीन कौन सी? इन सब के फॉर्मूला चेक कर लो, C6H10 ही बनेगा।
मोस्ट स्टेबल कौन है? थर्ड। 1 2 3 4 आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा। आपको मालूम है कि रिंग में डबल बॉन्ड को क्या नंबर देना है? 1 2 नंबर देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। आ गया तो तरीका समझ में? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अगला एग्जाम्पल लिखो, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। ये है मॉल कार्बोकैटायन, इसका नाम है इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, जनरल नेम। प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। तो नाम पड़ गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है। कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं एल्फा कार्बन। तो एल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई इसमें? 3। एल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए। ये है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बताओ इसमें अल्फा एच कितनी है? 6 अल्फा एच है। एक और सेकेंडरी है ये, इसमें अल्फा एच बताओ कितने? 5। ये टर्शरी है, इसमें बताओ कितने? 9। काउंट कर सकते हो अल्फा हाइड्रोजन? सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, क्योंकि वही डीलोकलाइज करते हैं। अब एनसीईआरटी देखें जल्दी से, पेज नंबर 277। पेज नंबर 277। इस पे कार्बोकैटायन के हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बने हैं बिल्कुल नीचे, सेकंड कॉलम में। ये है इथाइल कार्बोकैटायन। देखो कैसे बनाना है, ध्यान दो बेटा इधर, बिल्कुल सेम तरीके से। एल्फा सी एच बॉन्ड पेयर को पाई बॉन्ड में बदलना है। एल्फा सी एच बॉन्ड पेयर को किस में बदल देना है? पाई बॉन्ड में। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे। बस इतना ही करना, और कुछ नहीं है। और ये पॉजिटिव चार्ज एक एक करके किस पे दिखाना होगा? सारे हाइड्रोजन पे नहीं, सारे एल्फा हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी होंगे? तो कौन से एच पे पॉजिटिव दिखाना है? एल्फा पे। एक एक करके तीनों एल्फा एच के बॉन्ड को तोड़ के और उसकी जगह पॉजिटिव दिखाना है बस। ये हो गए हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स इन कार्बोकैटायन। ठीक है।
और इसका जो यूज है सिंपली वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स, जितनी ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन्स होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो ये है टर्शरी कार्बोकैटायन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके बाद ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उससे कम स्टेबल। ये है प्राइमरी या इथाइल कार्बोकैटायन, और ये लास्ट में है मिथाइल कार्बोकैटायन। इसमें आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और मिथाइल में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी हो गई? 0। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आ गया समझ में सबको? तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं। अगर ये पॉइंट ध्यान रह गए तो आप कर लोगे, केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये 4 कार्बोकैटायन हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ठीक है, मोस्ट स्टेबल थोड़ी पूछ रहे हैं, ऑर्डर बताना है। तो पहले में अल्फा हाइड्रोजन कितनी? 3। 3+4 1, सॉरी 4। दूसरे में कितनी? 3+3+2 8। तीसरे में कितनी? 1। फोर्थ में कितनी? 2। ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल ली। स्टेबिलिटी क्या हो गई? 2 1 4 3। किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रक्चर बना के काउंट करके बताएं हाइड्रोजन्स। आ रहा सभी को समझ में? तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आने, एक और है जल्दी से लिख लो। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। तो ये है 2 कार्बन का फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, इसको कहते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन को क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन।
ठीक। तो इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनाने, थोड़ा सा चेंज है, वो ये है, ध्यान दें, ये जो सी एच बॉन्ड पेयर हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कराना, एक इलेक्ट्रॉन मूव कराना, हाफ एरो लगाना, केवल हाफ एरो लगाना। तो क्या किसी पे कोई चार्ज दिखाएंगे? आंसर है नो। एच पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है और इसे डबल बॉन्ड में बदल देना है। एक एक करके ऐसे ही तीनों अल्फा एच आप ब्रेक करते जाओ, बस हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बनाना सीख जाओगे, बट घर पे एक बार तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तो घर पे बनाना पड़ेगा। हालांकि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बनाते, तो उनका क्या करें। आ गया समझ में? और यहां भी सेम लॉजिक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल होगी किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो, ये टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना एक बस, उससे कम स्टेबल ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उससे कम स्टेबल इथाइल फ्री रेडिकल, और सबसे कम स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल। ये है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आ गया? तो ये चारों डेफिनेशन हो गई। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम कौन से टॉपिक पे आ गए हैं ये आपको एनसीईआरटी में बता देता हूं। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में टॉपिक है, यहां नहीं है। पेज नंबर, बात मत करो, पेज नंबर 318, पेज नंबर 318। ठीक है। और अरे, बात मत करो, ध्यान से सुनो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चंस आने हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है, हाउ टू डिसाइड नेचर, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिसाइड द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका अगर आंसर करना हो तो इसका आंसर है हकर रूल।
हकल रूल। ठीक है। हकल रूल में हकल की स्पेलिंग पे दिखा ध्यान देना। यू पे एक लॉन पेयर है। यू पे क्या है? लॉन पेयर। हकल रूल। हकल रूल क्या है, लिख लो जल्दी जल्दी। रूल नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर। एक प्लेन में होने चाहिए एटम्स। प्लेन में कैसे देखना है, मैंने आपको 3D दिखाया था सारा। तो एटम्स कहाँ होने चाहिए? एक प्लेन में। नंबर 2, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। इन द रिंग। रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का? रूल नंबर 3। एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन। एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन। ठीक है। और नॉन एरोमेटिक के लिए इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग। इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग। ठीक है। देखो अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये है हकर रूल। ठीक। अब देखो इससे समझ में आ जाएगा आपको एन की वैल्यू क्या लेनी है। तो इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो है 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। आगे 4n के लिए 1 से स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0, 1, 2, 3 रखते जाओ। तो कितने आएंगे अगर मैं सीधे रिजल्ट लिख दूं? पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग इन एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने आएंगे? 4n+2 के अकॉर्डिंग या तो 2 आएंगे या 6 आएंगे या फिर 10 आएंगे या 14 आएंगे। n=0 के लिए 2, n=1 के लिए 6, n=2 के लिए 10, n=3 के लिए 14 या फिर 18, n=4 के लिए बढ़ाते जाओ। ये पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर आना चाहिए किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। इनको इन जनरल हम कहते हैं हकल नंबर।
हकल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एरोमेटिक के लिए है। जैसे बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइइन एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है। और 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन नॉन एरोमेटिक है। ये तीन एग्जाम्पल मैंने दिए। अब इनमें चेक कर लो एक एक करके जल्दी से। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने डीलोकलाइज्ड हैं? तो पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं। तीन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। काउंट कर ले वो पाई इलेक्ट्रॉन कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट बताओ। सेकंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स 4। हकल नंबर कौन सा है? 6 है या 4 है? 6 है हकल नंबर। तो ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन 4 है तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये नॉन एरोमेटिक कैसे पहचाना? है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं है। एक कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है ये। कैसा कार्बन है? सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन है तो आपको ये कहना है कि रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 2। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर बीच में एक सैचुरेटेड कार्बन आ गया तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी। कैसा कार्बन आ गया? सैचुरेटेड। लेकिन ध्यान देना, अगर कार्बन पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज है तो कैसे सोचना है? अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको इसे काउंट कर लेना है प्लेनर कार्बन की तरह, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव कार्बन पे एक लॉन पेयर है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। ये माना जाएगा एंटी एरोमेटिक। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। कैसे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन बताओ? ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज होते हैं। रेजोनेंस आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो कार्बन पे हो, रिंग फॉर्मिंग कार्बन पे काउंट करना है। तो ये एनायन कैसा हो गया? एरोमेटिक। और ध्यान रहे, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे? एंटी एरोमेटिक से। तो लॉन पेयर को किसकी तरह काउंट करना है? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक। ये मॉलिक्यूल है पायरोल। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ध्यान देना। इसका नाम है पायरोल। NH बॉन्ड।
आप बॉन्डिंग चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें बताओ। आंसर है 6। तो पायरोल कैसा हो गया? एरोमेटिक। नाइट्रोजन के लॉन पेयर को पाई बॉन्ड की तरह काउंट करना है। ठीक है। लेकिन ये कब करना है? जब आपके पास सैचुरेटेड नाइट्रोजन हो। कैसी नाइट्रोजन हो बेटा? सैचुरेटेड एन। तब काउंट करना। अगर नाइट्रोजन पे ही पाई बॉन्ड है साथ ही साथ, तो फिर नाइट्रोजन का लॉन पेयर काउंट नहीं करना। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन 6 ही मानना है। और इसका नाम है पायरिडाइन। ये कैसा है? एरोमेटिक। तो कौन सी नाइट्रोजन के लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन मानना है? कौन सी नाइट्रोजन के लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन मानना है? सैचुरेटेड नाइट्रोजन, ध्यान रहे। मिल गया सभी को? अब देखो इधर जल्दी पेज नंबर देख लो, 321 पे फ्री करता हूं। पेज नंबर 321। मिल गया सबको? ऊपर से देखो एग्जाम्पल लिखे हैं एरोमेटिक के। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। पेज नंबर 321। फिर दूसरा एग्जाम्पल एनायन का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा एग्जाम्पल कैटायन का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद नेप्थलीन है, 2 रिंग। मिल गया सबको? नेप्थलीन में गिनो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 10। हक्कल नंबर है कि नहीं? एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 3 रिंग जुड़ी हुई है। हक्कल नंबर है कि नहीं? फिनेंथ्रीन में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन। मिल गया सभी को एनसीईआरटी में? पेज नंबर 321, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 321। ये सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, नोट कर लो। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा।